मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेल्सन का कार्यात्मक वर्गीकरण। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हैरिस ने जो अमेरिकी नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया था उसे हमने पढ़ा था। ठीक है, ये टॉपिक जो है MA 4th सेमेस्टर जोग्राफी का अर्बन जोग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हॉवर्ड जे नेल्सन ने 1955 में अमेरिकी नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की अधिक विकसित और तार्किक योजना प्रस्तुत की। 1955 में ही स्टेंगजा ने भी नेल्सन के समान विधि का प्रयोग नीदरलैंड के नगरों के कार्यात्मक विभाजन के लिए किया था, किंतु नेल्सन का कार्य अंग्रेजी भाषा में होने के कारण इसका प्रचार अधिक हुआ। इस कारण से स्टेंजा और नेल्सन द्वारा प्रयुक्त विधि मुख्यतः नेल्सन के नाम से ही के साथ ही जुड़ा हुआ है। नेल्सन ने हैरिस तथा अन्य वर्गीकरणों की कमियों को दूर करने का उल्लेखनीय प्रयास किया। उन्होंने एक नवीन विधि का विकास किया जिसकी स्पष्ट जांच अन्य शोधकर्ताओं द्वारा भी की जा सकती है। नेल्सन ने पावनाल द्वारा अपनाई गई माध्य विचलन की विधि में संशोधन किया और पावनाल के विचार के आधार पर ही अपने वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने एक नगर के किसी कार्य में विशिष्टीकरण की मात्रा की माप मानक विचलन से किया। नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में नेल्सन की मानक विचलन विधि सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। नेल्सन के कार्यात्मक वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उसके बारे में हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें देखेंगे कार्यात्मक वर्गों का चयन किस प्रकार से किया गया। तो नेल्सन के अनुसार एक नगर में किसी कार्य के वितरण की माप का श्रेष्ठतम साधन उस कार्य में संलग्न श्रमिक शक्ति के अनुपात को माना जा सकता है। यह उन कतिपय साधनों में से एक है जो एक कार्य से दूसरे कार्य और एक वर्ष से दूसरे वर्ष के संदर्भ में तुलनीय होता है। किसी नगरीय अर्थव्यवस्था में उसके किसी कार्य में संलग्न श्रम शक्ति के अनुपात का अधिक महत्व होता है। नेल्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 1950 की जनगणना में समाहित प्रमुख उद्योग समूहों को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया। उक्त जनगणना में किस प्रकार के आंकड़े महानगरीय क्षेत्रों, नगरीकृत क्षेत्रों तथा 10,000 या अधिक जनसंख्या वाले नगरीय स्थलों के लिए उपलब्ध थे। 1950 की जनगणना में समस्त सेवाओं या क्रियाओं को 24 प्रमुख उद्योग समूह में विभक्त किया गया था। इनमें से कुछ कार्यात्मक वर्गों जिनका नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्व नगण्य था, नेल्सन ने परित्याग कर दिया। ऐसी क्रियाओं में कृषि श्रमिक, उपयोगिता एवं स्वच्छता सेवाएं, निर्माण कार्य आदि प्रमुख हैं। उन्होंने अपने अध्ययन हेतु 9 बृहद समूहों का चयन किया, जिसमें से हैं खनन, विनिर्माण, परिवहन, संचार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, वित्त, बीमा एवं संपत्ति, व्यक्तिगत सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं एवं लोक प्रशासन। ठीक है, फिर उसके बाद आधार क्षेत्रों का चयन उन्होंने किस प्रकार से किया? तो अपने पूर्ववर्ती लेखकों की भांति नेल्सन के सम्मुख भी क्षेत्रीय इकाई के चुनाव की समस्या थी। जनगणना 1950 से विभिन्न उद्योग वर्गों के अनुसार इच्छित आंकड़े विभिन्न नगरीय वर्गों, महानगरीय क्षेत्रों, नगरीकृत क्षेत्रों और 10,000 या अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों के लिए उपलब्ध थे, किंतु नेल्सन ने यथासंभव नगरीकृत क्षेत्रों को ही आधार बनाया था और इसके पूरक के रूप में नगरीय स्थलों को भी स्वीकार किया। पुनरावृत्ति को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने नगरीकृत क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित नगरीय स्थलों को पृथक इकाई न मानकर संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को एक इकाई माना। एक प्रकार नेल्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल 897 नगरीय समूह का चयन किया, जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक थी। ठीक है, अब देखते हैं वर्गीकरण की क्या प्रक्रिया थी। तो नेल्सन ने प्रत्येक नगर के लिए
उसकी कुल श्रम शक्ति का विभिन्न 9 कार्यात्मक वर्गों में प्रतिशत वितरण ज्ञात किया और सभी नगरों के लिए सम्मिलित रूप से प्रत्येक कार्यात्मक वर्ग का पृथक पृथक समांतर माध्य निर्धारित किया। विभिन्न कार्यात्मक वर्गों के माध्यों में अधिक भिन्नता थी, जो न्यूनतम 1.62% तक थी। ठीक है, 1.62% से लेकर अधिकतम 27.07% तक थी। विभिन्न कार्यात्मक वर्गों के लिए परिकलन समांतर माध्य, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक तालिका दी जिसमें विनिर्माण का समांतर माध्य था 27.07। इसी के अनुसार थोक व्यापार, व्यावसायिक सेवाएं, परिवहन एवं संचार, व्यक्तिगत सेवाएं, लोक प्रशासन, थोक व्यापार, वित्त, बीमा एवं संपत्ति और खनन के लिए सबसे न्यूनतम समांतर माध्य अर्थात 1.62 था। नेल्सन ने अमेरिकी नगरों में आर्थिक क्रियाओं के वितरण के रेखाचित्रीय प्रदर्शन हेतु आवृत्ति रेखाचित्र की भी रचना की। विभिन्न नगरों के किसी एक क्रिया में संलग्न श्रम शक्ति के प्रतिशत वितरण में अत्यधिक असमानता के कारण माध्य विचलन अधिक प्राप्त हुआ। प्रत्येक कार्यात्मक वर्ग में विशिष्टीकरण की निम्न सीमा निर्धारण तथा विचलनों की माप हेतु नेल्सन महोदय ने मानक विचलन का चुनाव किया। उनके अनुसार भिन्नता या विचलन मापक सभी सांख्यिकीय मापदंडों के मानक विचलन सर्वाधिक सुगम एवं बोधगम्य हैं और साथ ही विचलन की मात्रा की माप की तुलना मानक विचलन से के प्रयोग से सुगमता पूर्वक की जा सकती है और भले ही विचलन का प्रतिशत कितना ही अधिक अथवा कम क्यों न हो। ठीक है, पावनार द्वारा प्रयुक्त माध्य विचलन से यह मानक विचलन जो है वो अधिक लाभप्रद और उपयोगी था। ठीक है, तो अब जो है नेल्सन ने प्रत्येक क्रिया वर्ग में कार्यात्मक गहनता को माध्य से 3 मानक विचलनों तक स्वीकार किया और नगरों को उनके उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया। उन्होंने प्रत्येक क्रिया वर्ग के विशिष्टीकरण की निम्नतम सीमा जिसमें +1 माध्य विचलन माना और ठीक है, हैरिस की भांति नेल्सन ने भी विभिन्न कार्यात्मक वर्गों को सांकेतिक अक्षर से व्यक्त किया। उदाहरण के लिए जिस नगर में विनिर्माण का प्रतिशत माध्य +1 मानक विचलन, ठीक है, मतलब 43.11 से अधिक पाया गया, उसे विनिर्माण 1 कोटि, ठीक है, विनिर्माण 1 कोटि प्रदान की गई। उक्त प्रतिशत माध्य +2 माध्य विचलन है ना, मानक विचलन से अधिक होने पर MF2 और माध्य विचलन +3 मानक विचलन से अधिक होने पर MF3 कोटि प्रदान की गई। यही प्रक्रिया अन्य कार्यात्मक वर्गों के लिए भी अपनाई गई। नेल्सन के इस वर्गीकरण में नगरों की 3 प्रमुख विशेषताएं सम्मुख आईं। ठीक है, जिसमें पहला था कुछ नगरों को केवल एक ही कार्यात्मक वर्ग में विशिष्टीकरण प्राप्त हुआ और वे किसी भी अन्य कार्यात्मक वर्ग में माध्य +1 मानक विचलन से ऊपर नहीं थे। और दूसरा है ऐसे नगर जो एक से अधिक क्रियाओं में विशिष्टीकृत थे और माध्य +1 मानक विचलन से ऊपर था। तीसरा है अनेक ऐसे भी नगर थे जिन्हें किसी भी क्रिया वर्ग में माध्य +1 मानक विचलन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण वे किसी भी क्रिया वर्ग में विशिष्टीकृत नहीं हो सके। नेल्सन ने ऐसे अवर्गीकृत नगरों के लिए एक कारण, ठीक है, एक अन्य क्रिया वर्ग विविध नगर का बनाया जिसे D अक्षर से व्यक्त किया। ठीक है, अब देखेंगे नेल्सन का सेवा वर्गीकरण। तो उन समस्त नगरों का जो 9 सेवा वर्गों, ठीक है, मतलब कार्यात्मक वर्गों में से किसी में भी माध्य विचलन +1 मानक विचलन से ऊपर थे वर्गीकृत किया गया। जो नगर किसी भी सेवा वर्ग में माध्य +1 मानक विचलन से अधिक नहीं पाए गए उन्हें विविध नगर के वर्ग में रखा गया। विभिन्न सेवा वर्गों के निर्देश हेतु संकेताक्षर का प्रयोग किया गया है जो निम्नांकित हैं। ठीक है, तो जैसे कि विनिर्माण के लिए MF, फुटकर व्यापार के लिए R, व्यावसायिक सेवा PF, परिवहन एवं संचार T, व्यक्तिगत सेवाएं PS, लोक प्रशासन PB, थोक व्यापार W,
वित्त बीमा एवं संपत्ति F, खनन MI, विविध D। ठीक है, तो नेल्सन ने 897 नगरों के सेवा वर्गीकरण को अपने लेख के अंतर्गत एक परिशिष्ट के रूप में दिया। यहाँ उन्होंने उपरोक्त सेवा वर्ग के अंतर्गत आने वाले नगरों की सामान्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है विनिर्माण नगर। तो विनिर्माण नगरों की संख्या अन्य किसी भी कार्यात्मक वर्गीकरण में विशिष्टीकृत नगरों की संख्या से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल 897 नगरों में से 183 विनिर्माण उद्योग में विशिष्टीकृत हैं। इस वर्ग के अंतर्गत उन नगरों को सम्मिलित किया गया है जिनकी कुल श्रम शक्ति का 43.11% या अधिक विनिर्माण उद्योग में संलग्न था। अधिकांश विनिर्माण नगर देश की मुख्य औद्योगिक पेटी में स्थित है। देश का केवल एक ही नगर, ठीक है, दक्षिण कैरोलिना MF3 वर्ग में आता है, जहां पे 76.21% श्रम शक्ति केवल विनिर्माण में संलग्न पाई गई। MF2 वर्ग के अंतर्गत 29 नगर और शेष 153 नगर MF1 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस कार्यात्मक वर्ग में बड़े नगर कम हैं। इस वर्ग में डेट्रॉयट ही एकमात्र नगर है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, उसके बाद है फुटकर व्यापार केंद्र। फुटकर व्यापार केंद्र में श्रम शक्ति का उल्लेखनीय अनुपात वाले नगरों की संख्या 137 है। ऐसे केंद्रों का बृहत्तम संकेंद्रण रॉकी पर्वत और मिसिसिपी नदी के मध्य में विस्तृत पेटी में है। इनमें से 6 नगर R3 वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनकी 30% या अधिक श्रम शक्ति फुटकर व्यापार में लगी हुई है। ठीक है, मियामी इस वर्ग का बृहत्तम नगर है। व्यावसायिक सेवा, ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है व्यावसायिक सेवा केंद्र। इस वर्ग के अंतर्गत कुल 81 नगर आते हैं, जहां श्रम शक्ति का 16.98% या अधिक विभिन्न व्यावसायिक सेवा में संलग्न है। इनमें से 62 नगरों में कॉलेज या विश्वविद्यालय स्थित है। शेष 19 नगर गैर शिक्षण केंद्र हैं, जिनमें से अधिकांश चिकित्सा केंद्र हैं। रोस्टर ही एक ऐसा नगर है जिसे PF3 कोटि प्राप्त हुई है। व्यावसायिक केंद्र सामान्यतः सुवितरित हैं और प्रायः प्रत्येक राज्य में एक व्यावसायिक केंद्र अवश्य है। इस वर्ग के नगर अधिकांशतः लघु आकार के हैं और मैडसिन ही एकमात्र नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। इसके बाद चौथा है परिवहन एवं संचार केंद्र। केंद्र नगरों की श्रम शक्ति का 11.70% या इससे अधिक भाग परिवहन एवं संचार में संलग्न है। इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, ऐसे नगरों की कुल संख्या 96 है। संयुक्त राज्य का परिवहन मुख्यतः स्थलीय होने के कारण इनमें से अधिकांश रेल सड़क केंद्र हैं। ठीक है, अधिकांश रेल सड़क केंद्र हैं। परिवहन एवं संचार के केंद्र अधिकतर लघु आकार के नगर हैं। महान झीलों के तट पर स्थित 7 झील पत्तन हैं, जिसमें 6 लौह खनिज से संबंधित पत्तन हैं। ऑसलैंड, डुलूथ, मार्क्विक, डस्कनावा, आस्ताबुला और कन्नीउट अटलांटिक या खाड़ी तट पर स्थित 5 समुद्र पत्तन न्यू ऑरलियंस, मालवेस्टन, सेंट ऑगस्टाइन, जैक्सनविले तथा न्यू पोर्ट भी इसी कार्यात्मक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्यक्तिगत सेवा केंद्र, मतलब पर्सनल सर्विस सेंटर। तो व्यक्तिगत सेवा केंद्र के रूप में उन नगरों को चुना गया है जिनकी श्रम शक्ति का 8.27% या अधिक उक्त कार्यात्मक वर्ग के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत सेवाओं में विशिष्टीकृत नगरों की संख्या 92 है। इस वर्ग के नगरों में मनोरंजन एवं विश्राम केंद्र तथा कुछ लघु शिक्षा केंद्र भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की वीडियो में जो बचे हुए नगर हैं
और नेल्सन का जो ये कार्यात्मक वर्गीकरण है उसकी आलोचना हम पढ़ेंगे। थैंक यू।